दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं और अब जो नई सरकार है उसका भी गठन हो गया है और उसके साथ ही एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में उतर रहा है वो ये है कि आने वाले 5 साल तेजस्वी यादव के लिए कैसे होंगे और तेजस्वी यादव का इस बार ऐसा पतन कैसे हो गया। क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, इसके लिए कोई और जो जंगल राज जिम्मेदार था या क्या था। ये सब बातें जो है तब आपको बेईमानी लगेंगी जब आपको मैं बताऊंगा कि तेजस्वी यादव वास्तव में हारे नहीं हैं, बल्कि चुनाव मतलब जो उनके मन लायक हुआ, उनका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा है और वो चुनाव हार कर भी जो एक अपनी जो जीत है वो हासिल कर चुके हैं। अब कैसे जीत हासिल किए हैं, इतना जो मतलब इतना शर्मनाक उनका जो परफॉर्मेंस रहा, विपक्ष का कुल परफॉर्मेंस समझिए तो बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल किसी तरह से उन्होंने अपनी जो तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने अपनी जो नेता प्रतिपक्ष वाली जो सीट है वो मतलब कहा जाता है 1/10 सीट होना चाहिए, तो 1/10 सीट बचा पाए। 243 सदस्यों में 25 सीट होनी चाहिए कम से कम 10% के लिए, तभी नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी एलिजिबल होती है और ये केवल 25 सीट ही ले पाए। अगर एक सीट भी कम हो जाती तो ये नेता प्रतिपक्ष के लिए भी दावेदार नहीं रह जाते। ऐसे में अगर मैं कहूं कि तेजस्वी यादव ने अपनी जो जीत है वो हासिल कर ली है और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है, सबसे मतलब उनके मन लायक रहा है, तो आप मुझे पहली नजर में हो सकता है बोलने की मैं एक बायस्ड, एक बहुत बेकार विश्लेषक हूं। लेकिन बिहार जाने के बाद, बिहार में नहीं गया था मैं जब तक, तब तक मेरा भी यह परसेप्शन था जो आम लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो हार रहे हैं, तेजस्वी यादव हार गए। लेकिन अभी मैं शपथ ग्रहण समारोह के समय मैं बिहार में था तो वहां मुझे तेजस्वी के एक करीबी नेता से मुलाकात हुई जो बहुत उनके इन्स एंड आउट्स के बारे में जानते थे। तो मुझे पता चला कि ये समझिए एक तरह से तेजस्वी के लिए एक जीत है। अब आप पूछेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो महागठबंधन का जो राहुल गांधी आए और उन्होंने जैसे इसको चुनाव को समझिए एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की। वो इलेक्शन से पहले वो कहीं गायब थे, कहीं नजर में नहीं थे, कहीं सीन में नहीं थे, लेकिन ठीक इलेक्शन से 6 महीने पहले वो अचानक अवतरित होते हैं और एक पूरा का पूरा नेशनल मीडिया को लेकर वो एक कैंपेन चलाते हैं, वोट चोर यात्रा या वोट न्याय यात्रा जो भी हो। उन्होंने तेजस्वी को साथ में बिठाकर गाड़ी में पहले घूमे, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल पर उनके साथ यात्रा की। उस यात्रा में हालांकि जो भीड़ जमा की गई थी वो तेजस्वी की नहीं थी, वो राहुल गांधी अपने साथ कई स्टेट्स से लेकर आए थे लोगों को और वो भीड़ थी जो लगातार उनके साथ चल रही थी। और इस कारण से जो एक माहौल बन गया कि लगा कि जो आरजेडी है वो बैकफुट पर चली गई है और कांग्रेस आगे आगे। आपको याद होगा कि जब ये रैली खत्म हुई, अप्रत्याशित तौर पर बीच में ही खत्म हो गई थी, जब आरजेडी ने सहयोग करने से मना कर दिया था, तो उसमें तेजस्वी यादव उस अंतिम जो मीटिंग हुई थी, जो रैली का समापन समारोह हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट तक नहीं करने गए थे। तो ये बातें उस समय भी समझ में आ गई थी तेजस्वी यादव को कि राहुल गांधी का जो ये सारा कुछ कैंपेन है वो इसलिए है कि जो सीट है उसमें उनकी भागीदारी उनको ज्यादा चाहिए थी और वही हुआ भी। आरजेडी को केवल 143 सीट्स पर लड़ने का मौका मिला, बाकी में कांग्रेस और दूसरी जो उनके गठबंधन, उनमें यहाँ तक कि जो उनके गठबंधन वाले कई सीट्स तो ऐसे थे कि वहां उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए, बाद में उसको फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया। कांग्रेस ने जो हंगामा हुआ, कांग्रेस के भीतर जो हंगामा हुआ, कांग्रेस में आपको याद होगा कि उसके जो कैंडिडेट थे आपस में लड़ने लगे। एयरपोर्ट पर भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई जब यहाँ से दिल्ली से पहुंचे थे वापस पटना।
जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेताओं को बहुत मुश्किल हुआ कि कैसे कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करें, क्योंकि उसमें घालमेल काफी था। लेकिन मैं यहां बात करने जा रहा हूं तेजस्वी की। तेजस्वी यादव ने जो अपनी कुल 143 सीट्स थी, अब उनके पास जो मिल्कियत थी या जागीरदारी थी उतनी ही थी, और उनको पहले ही जो करीबी सूत्र हैं तेजस्वी के, उनका दावा है कि तेजस्वी को पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार उनकी सरकार नहीं आ रही है सत्ता में, और उन्हें लग रहा था कि हारेंगे, लेकिन इतनी बुरी तरह हारेंगे इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन उन्हें लग गया था कि वो उनकी सरकार तो सत्ता में आने वाली नहीं है। अब उन्होंने क्या क्या कदम उठाए ये समझिए, और इसका क्या फायदा मिला उनको, और क्या फायदा उनको देर तक मिलता रहेगा। एक तो उनकी 80 सीटें, 143 में से 80 सीट्स, लोग कहते हैं 80, कुछ लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा भी सीटें थी, जिनको मतलब वो सीधे तौर पर मान रहे थे कि वो सीटें उनके बस में नहीं है, वो जीत नहीं पाएंगे। उन सीटों पर उन्होंने सीधे बोली लगवा दी, और ये बोली थी लगभग 5 करोड़ की। फाइनली मामला हर एक कैंडिडेट से लगभग सेटल हुआ 4 करोड़ पर। तो समझिए कि 320 करोड़ रुपए उनके खाते में, उनके जो अब वो एक नंबर का पैसा नहीं था इसलिए खाते में कहना गलत होगा, लेकिन उनके झोले में आ गए। 320 करोड़ रुपए तेजस्वी यादव के पास बिना चुनाव लड़े जमा हो गए। जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों का या बड़े बड़े राजनेताओं का जो जीवन भर में जो कमाई होती है उन लोगों की, उससे ज्यादा इनके पास केवल एक चुनाव में, एक विधानसभा चुनाव में, वो भी बिना कोई कंटेस्ट किए, बिना इलेक्शन लड़े, उतने उनके जमा हो गए 320 करोड़ रुपए। उसके बाद अब जो आते हैं बाकी 62 सीट्स पर, तो 62 सीटों पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारे मेरिट से कैंडिडेट, बाकी सारी पार्टियां जो है, बीजेपी हुआ, जेडीयू हुआ, और भी जो पार्टियां होती हैं, इवन यहाँ केंद्र में जो नियम है, कांग्रेस तक जो अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसे प्रोवाइड करती है कि ये आपकी तरफ से, ये आपको पार्टी की तरफ से पैसा जाएगा और इतना प्रचार में आप खर्च करेंगे। हालांकि कैंडिडेट उससे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन यहां इसका उल्टा हो रहा था। एक तो 4-4 करोड़ रुपए ऑन एंड एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, किसी से ज्यादा भी लिए गए, किसी से कम भी लिए गए। और ये सारा जो खेल रचने वाले, ये जो कहा जाता है, ये संजय यादव, ये जो एक मुस्लिम शख्स का नाम ले रही थी रोहिणी, या और भी उसके अलावा भी 2-3 लोग और थे जो लोगों को, आसामियों को फंसा फंसा कर लाते थे और तेजस्वी से मिलवाते थे। उनका भी कुछ कट रहता होगा, लेकिन सीधा सीधा 4-4 करोड़ कम से कम तेजस्वी के पास, तेजस्वी के झोले में गया। ऐसा उस जो राजनेता थे उनका दावा था। उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त रखी थी मुझे बताने की पहले, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं जाहिर कर सकता हूं, लेकिन ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर जो बाकी 63 जो सीट्स बचे, उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो चुना कि मुस्लिम कौन है, पिछड़ा कौन है, यादव कौन है, उन लोगों को चुना गया। और उसके बाद फिर उसमें से जो बिल्कुल जीतने वाली सीट्स थी, वहां अपने करीबियों को टिकट दे दिए गए, और जो थोड़ा बहुत डायसी सीट्स था या जो हारने इसलिए था, वहां वाली सीटों पर जो उनसे कहा गया कि आप जो भी श्रद्धा बन पड़े आप दे दीजिए। तो ये 320 करोड़ से ज्यादा, मतलब करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की शुद्ध कमाई हो गई। जो अब समझिए कि उड़ाने वाले तो एक दिन में उड़ा दें, लेकिन तेजस्वी जैसे व्यक्ति कम से कम 5 साल तक तो उस धन पर बहुत आराम से जी सकेंगे। और उनके साथ साथ ये जो उनकी टीम थी। और सबसे मजेदार बात
कि इस धन में, इस मोटी कमाई में, ये जो लालू का जो कुनबा है उसको 1 रुपया भी शेयर नहीं दिया गया। अब आप बताइए कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और लालू की जो अन्य बेटियां हैं, तेज प्रताप यादव तो पहले ही ये सारा खेल भांप गए थे, वो बेचारे ऐसे भी चैन की बंसी बजाने वाले व्यक्ति हैं, वो अपना पहले ही जाके बंसी बजा रहे थे और अपना चुनाव लड़ रहे थे, अपना अभियान जैसे चला रहे थे। लेकिन जो बेटियां थी, जब आपको याद होगा कि जिस रात रोहिणी चली घर से बाहर से, जिस रात के हंगामा का जिक्र करके रोहिणी वापस सिंगापुर या पहले दिल्ली आई, उसके बाद फिर सिंगापुर गई, और जो अगले दिन बेटियां जो गई, तो मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये नहीं था कि ये जो झगड़ा हो रहा है वो इसलिए नहीं था कि हार का जिम्मेदार कौन और जीत का जिम्मेदार कौन। मेन मुद्दा था कि वो जो पैसे 350 करोड़ रुपए आए हैं उसमें तुम शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। और तेजस्वी का कहना था कि वो सारी, पहले तो वो मतलब परिवार में ओपन तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं उन्होंने पैसे लिए हैं, इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब बेटियों ने सबूत पेश किए तो उसके बाद हुआ कि नहीं, वो तेजस्वी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, इसमें आप लोगों का कोई शेयर नहीं है, ये आपकी कमाई नहीं है। लालू यादव हतप्रभ, लालू यादव को इन सब से कुछ मतलब भनक तो रही होगी, लेकिन लालू यादव इतने उम्र दराज हैं और इतने मतलब बुजुर्ग पॉलिटिशियन हो गए, वो इन सारी चीजों से पहले बाहर थे। उनको लगा कि कुछ 20-25 करोड़ 50 करोड़ का लेन देन हुआ होगा, लेकिन जब 350 करोड़ की फिगर आई तो सारे लोग बिल्कुल भौचक रह गए। और उसके बाद फिर यही जो चप्पल उप्पल वाला कांड और गाली गलौज गुप्ता या जो कुछ भी हुआ, ये सब कांड हुआ। तो अगर आप देखिए, इस लिहाज से देखिए, छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स, छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, दूसरी बात कि ये नेता प्रतिपक्ष के लिए बच गए हैं, 25 सीटें आ गई हैं, तो नेता प्रतिपक्ष रह जाएंगे ये। तो 5 साल आराम से अगर एक विधायक भी रह जाते हैं तब भी सरकारी निवास, नेता प्रतिपक्ष का स्टेटस और सारा जो एक मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष, तो वो सारा स्टेटस, सारी जो सुविधाएं हैं वो सब कुछ, और उसके साथ ये ऐशो आराम भरी जिंदगी। तो आप इसको क्या कहेंगे? जिम्मेदारी नहीं, सबसे बड़ी बात वही जिम्मेदारी नहीं। आपको कोई काम, मतलब आपसे कोई काम करवाने नहीं आएगा क्योंकि आप पावर में नहीं है। तो जो आपका मतदाता है, जो जनता है, वो आपके पास आ नहीं सकती कि भाई आप मेरा काम करवा दीजिए। आएगी भी तो बस रिक्वेस्ट के तौर पर, वो ये भी बोल देंगे कि नहीं भैया सरकार तो मेरे पास है नहीं। तो कोई जिम्मेदारी नहीं, अरबों रुपए, और उसके बाद फिर सरकारी स्टेटस, इससे बढ़िया क्या जिंदगी होनी चाहिए। तो आप मानिए कि नीतीश कुमार तो जीत गए, उनके ऊपर अब इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी आई है, इतना बड़ा जो बहुमत आया है, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। तो नीतीश सरकार पर, ये जो उप मुख्यमंत्री बने हैं इन लोगों पर, और जो मंत्री बनेंगे उन पर, समझिए एक कांटों का ताज है कि सारा कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाना है, परफॉर्म करके दिखाना है आपको। लेकिन जो तेजस्वी है, असल मायने में मेरी नजर में विजेता वही है। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।